अमेरिका और ईरान के बीच 8वें दिन भीषण जंग जारी है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के रणनीतिक, सैन्य और नागरिक ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने दक्षिण ईरान के बंदर हुमीर में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें बरसाईं। शनिवार को ईरान की सेना ने एक वीडियो जारी किया। यह हमला ईरान ने अमेरिकी विमानों के ईरानी इलाके में घुसने के जवाब में किया था। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमले जारी रहे तो ऐसा बदला लेंगे कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच वार पलटवार चल रहा है। अमेरिका अब ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, तो ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर हमले तेज कर दिए हैं। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, यूएई, इन तमाम देशों में ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। पिछले कई महीनों के बाद सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया और लगातार ये कार्रवाई जारी है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की तरफ से एक बड़ी धमकी दी गई कि ऐसा सबक इस बार ईरान को, अमेरिका को सिखाया जाएगा कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। वहीं शनिवार को ईरान ने जॉर्डन पर जोरदार हमला किया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। यह हमला मुक्फक साल्टी एयरबेस पर किया गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से एयरबेस पर अटैक किया और बताया जा रहा है कि मिसाइल ने सैनिकों के सोने की जगह को भी निशाना बनाया, जो बेस का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। इस हमले में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। जहां एक तरफ अमेरिका 8 दिन बीत जाने के बाद भी एक के बाद एक पलटवार करता हुआ नजर आ रहा था, तो वहीं अब ईरान ने भी अमेरिका का रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है और एक के बाद एक अमेरिका पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। कुवैत, बहरीन, यूएई और जितने भी तमाम देश हैं, वहां पर अमेरिकी बेस को निशाना बनाता हुआ ईरान नजर आ रहा है। अमेरिका ने कई ब्रिजेस को ईरान में टारगेट किया। चाबहा बंदर अब्बास के वेस्ट में एक रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया और एक डिसैलिनेशन प्लांट है पानी को शुद्ध करने का, साफ करने का, इसको भी अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से ईरान के कई गांवों में इस वक्त पानी की भारी किल्लत हो गई है। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, इस तरह के कई और इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान में निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद ईरान ने हमले तेज किए। जिस वक्त ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में रोकने की कोशिश की, लेकिन ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल बच निकली और मुवफ़्फ़क़ साल्टी एयरबेस पर कंटेनर से बने घरों से जा टकराई। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, कई घायल हैं। एक सैनिक अभी भी लापता है। 4 को इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके वहां से ले जाया गया है। इस हमले का एक चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जॉर्डन के मुवफ़्फ़क़ साल्टी एयरबेस से टकराती हुई दिख रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस बेस पर अमेरिकी सेना और फाइटर जेट तैनात है और इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हो गई है। तो आप देख सकते हैं, अमेरिकी हमले में ईरान का वाटर प्लांट जहां एक तरफ तबाह हुआ है, तो वहीं मुज्तबा खामनेई ने इस दौरान ट्रंप को धमकी दी है और उन्होंने कहा कि वो ऐसा बदला लेंगे कि वो भूल नहीं पाएंगे, और वो बदला लेते हुए भी अब साफ नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ईरान ने हमला किया, इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है और अब ऐसे में अमेरिका काफी ज्यादा बौखला गया है। तस्वीरें आप जॉर्डन एयरबेस की देख रहे हैं, जहां पर ईरान ने अमेरिका को टारगेट किया और एक के बाद एक हमले किए। इस हमले के बाद अब अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंटागन को आदेश दिया है कि ईरान को इस हमले का जवाब दिया जाए। लगातार जंग जारी है और हर गुजरते दिन के साथ जंग तेज होती जा रही है। ईरान पर 7 जुलाई के बाद से जब हमले अमेरिका ने शुरू किए हैं, तो इस बार हमले पहले के मुकाबले ज्यादा बड़े बताए जा रहे हैं और ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बार निशाने पर है। खुद ट्रंप कह चुके हैं कि इस बार हम सारे ब्रिजेस उनके उड़ा देंगे, उनके पेट्रोकेमिकल प्लांट्स उड़ा देंगे। जॉर्डन के साथ ही ईरान ने कुवैत पर भी जोरदार हमला किया है। ईरान ने कुवैत की साद अल अब्दुल्ला एकेडमी फॉर सिक्योरिटी साइंसेस को निशाना बनाया। इसके साथ ही एक खारे पानी को मीठा बनाने वाला प्लांट, जिसे डिसैलिनेशन प्लांट कहते हैं, उसको भी निशाना बनाया, जिससे वहां आग लग गई। कुवैत में 2 दिनों में यह दूसरा ऐसा हमला है। मिसाइल के खतरे की वजह से कुवैत ने शनिवार सुबह कुछ वक्त के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जबकि कुवैत एयरवेज ने कहा है कि वो राजधानी से आने जाने वाली ज्यादातर उड़ानों का समय अब बदल रहा है। तो ये कुवैत की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
जबरदस्त हमले के बाद एक बिल्डिंग में भयानक आग की लपटें उठती हुई एक डीसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। कई पोर्ट्स का नाम भी जारी किया गया है। जो ईरानी मीडिया के हवाले से खबर थी कि इसमें कुवैत, यूएई, बहरीन और सऊदी, इन तमाम इलाकों में जो पोर्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता है वो भी अब IRGC के निशाने पर आने वाले हैं, क्योंकि ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार अमेरिका हमला कर रहा है। ईरान ने इराक के इरबिल में भी बड़ा हमला किया। ईरान का एक ड्रोन इरबिल के एक कब्रिस्तान में जा गिरा। हमले का वीडियो सामने आया है। इसमें कुर्द राजधानी के कसनजान कब्रिस्तान में ड्रोन टकराया। इरबिल एयरबेस पर अमेरिकी सेना तैनात है। इस बीच इराक की तरफ से दावा किया गया कि इरबिल के ऊपर हमलावर ड्रोन को मार गिराया गया है। और इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमले जारी रहे तो तेहरान और उसके सहयोगी मिलकर ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा। मुस्तफा खामेनेई का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देने की धमकी के बाद आया है। همزمان با این حماسه نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हुए समझौते को लेकर अमेरिका द्वारा बार बार वादे तोड़ने से एक बार फिर सबको पता चल गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कितने बेकार और अविश्वसनीय हैं। और ये आक्रामकता, दबदबा और क्रूरता अमेरिकी चरित्र का अभिन्न अंग है। आज अमेरिका ने एक बार फिर अपनी असली और बेनकाब चेहरा दिखा दिया है। अपराध और बेवफाई का ये काला अनुभव अमेरिका की धोखेबाजी, अविश्वसनीयता और दुष्टता का एक और अकाट्य सबूत है। अब जब अमेरिकी दुश्मन संघर्ष को और बढ़ाने और भारी कीमत चुकाने और बड़ी बदनामी झेलने की कोशिश कर रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि प्रिय ईरानी राष्ट्र और रेसिस्टेंट फ्रंट के पास उसके लिए कभी न भूलने वाले सबक हैं। 20 जुलाई से यानी सोमवार से संसद का मॉनसून शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर सरकार और विपक्ष अपनी अपनी तैयारी में लगा है। सत्र शांति से चले, इसके लिए सरकार आज ऑल पार्टी मीटिंग सरकार की तरफ से बुलाई गई है। इस बैठक में सरकार की तरफ से मॉनसून सत्र का एक एजेंडा पेश किया जाएगा, तो विपक्ष भी बैठक में अपनी लिस्ट के साथ पहुंचने वाला है। सूत्रों की माने तो आज होने वाली बैठक में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन हटाए जाने का मुद्दा भी छाया रहने की उम्मीद है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार से चर्चा की मांग कर सकता है। मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष ने आधा दर्जन से ज्यादा मुद्दों की लिस्ट अब तैयार कर ली है। इनमें पेपर लीक, चढ़ावा चोरी, E20 फ्यूल, हॉर्स ट्रेडिंग, महंगाई और परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे शामिल है। विपक्ष इन सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा चाहता है, तो वहीं टीएमसी और शिवसेना यूबीटी में टूट के बाद मॉनसून सत्र की तस्वीर भी अब बदली सी नजर आने वाली है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र शांति के साथ चले, इसके लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी के मेन कमेटी रूम में होगी। बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे की रूपरेखा पेश करेगी, जबकि विपक्षी दल उन मुद्दों को सामने रख सकते हैं जिन्हें वे सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। लेकिन मुद्दों पर आम सहमति बनेगी, इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। देखिए, डीलिमिटेशन तो एक नौटंकी है ना। दरअसल तो ये भाजपा जिताओ अभियान है। हम तुम्हारे भाजपा जिताओ अभियान में थोड़ी शामिल हो जाएंगे। ये डीलिमिटेशन जो है ये भाजपा जिताओ अभियान है। तो उस बिल पे जिसको जिसको मोहर लगाना चाहता है, जो लगाना चाहता है वो लगाए। जिसको जिंदगी भर भाजपा की गुलामी करना है करे वो। संसद में सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष को आशंका है कि सरकार पिछले सत्र में पास नहीं हो पाए विधेयकों को इस सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। जबकि सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि वो हर मुद्दे और हर बिल पर चर्चा के लिए तैयार है। बावजूद इसके विपक्ष चर्चा की बजाय हंगामा करना चाहता है। तमाम चीजों पे चर्चा होनी चाहिए और मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा। आग्रह करते करते हम लोग थक जाते हैं। करना वही है जो वो लोग सोच कर आएंगे और उनकी सोच सिर्फ हंगामे को लेकर रही है। आप चर्चा कीजिए ना, आप गिरा दीजिए सारे बिलों को।
इनमें से कई बिल तो ऐसे हैं जहां पे हम लोग को 2/3 बहुमत की हम लोग को जरूरत होगी। आपको लगता है आपके पास बहुमत है, आप गिरा दीजिए ना, पर चर्चा तो होने दीजिए। आपका पक्ष देश के सामने जाएगा, हमारा पक्ष देश के सामने जाएगा। पर आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए, ये लोग सिर्फ हंगामा करेंगे, ये लोग सिर्फ हाउस को एडजर्न कराएंगे, सदन को ये लोग चलने नहीं देंगे, सदन का घेराव करेंगे। सदन जैसी जगह जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, उसकी गरिमा को ये लोग सिर्फ तार तार करने का काम करेंगे। वहीं विपक्ष पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। मानसून सत्र में विपक्ष आधा दर्जन मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। इनमें पेपर लीक, चढ़ावा चोरी, E20 फ्यूल, हॉर्स ट्रेडिंग, महंगाई और परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल शिफ्ट करने का मुद्दा आज सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में छाए रहने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियां 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल होने का ऐलान कर चुकी हैं। हमारे देश के लोगों ने, युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है, सड़क पर आंदोलन करके अब संसद तक इस आंदोलन को ले जाने का काम हम सभी कर रहे हैं। बिल्कुल शामिल होंगे। हमारी पार्टी शुरुआत से इस प्रोटेस्ट के साथ है। लगातार हमारे सांसद रोजाना यहाँ पर आ रहे हैं और 20 तारीख को हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कम से कम समाजवादी पार्टी के सभी लोग मौजूद रहेंगे। हमें उम्मीद है विपक्ष के भी सभी लोग आएंगे, लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह सकती हूँ हम सब जरूर पहुंचेंगे। वहीं मानसून सत्र से पहले ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिवसेना शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का असर ये होगा कि अब उद्धव गुट के 6 बागी सांसद शिंदे गुट के सांसदों के साथ लोकसभा में बैठेंगे। साथ ही टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल हुए 20 सांसदों के लोकसभा में अलग बैठने को भी मंजूरी मिल गई है। ये सभी 20 सांसद अब लोकसभा में टीएमसी सांसदों से अलग बैठेंगे। जो लोग जुड़ रहे साथ में, वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे। एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर, हमारी टीम पर पूरा भरोसा है। 6 लोग आए हैं उनके चुनाव क्षेत्र में जनता को न्याय देने के लिए और जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से उनको पूरा साथ हम देंगे। स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। हमारे ये लोग जो एनसीपीआई में गए हैं ये हमारे ही कॉलीग थे, तो वो लोग 20 लोग कलेक्टिवली मिलकर एक डिसीजन लिए हैं। इंडिविजुअल कल्ट के खिलाफ कलेक्टिव का लड़ाई हो सकता है। हम लोगों का पॉलिटिक्स से एनसीपीआई का पॉलिटिक्स मिल नहीं रहा है। एनसीपीआई में जो लोग गए हैं वो लोग एक डिसीजन लिए हैं, मगर खास करके तृणमूल कांग्रेस के अंदर जिस तरीके का तानाशाही, जिस तरीके का ऑथोरिटेरियनिज्म, फैसिज्म, उसके खिलाफ राज्यसभा में आप लोग देख रहे हैं 4 लोग ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। लोकसभा में भी 20 एमपी ये निर्णय लिए हैं। तो दे हैव स्पीकर को लिखे थे और स्पीकर तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, स्पीकर का डिसीजन तो फाइनल है। लोकसभा स्पीकर के इस फैसले से मानसून सत्र में संसद की तस्वीर बदल जाएगी। इसकी झलक आज ऑल पार्टी मीटिंग में भी दिखेगी, जहां टीएमसी के बागी नेता और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष संसदीय बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों सांसद अब नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया नाम से बने नए गुट का नेतृत्व करेंगे। वहीं मानसून सत्र से पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग कर 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश का आरोप लगाया। सिब्बल ने दावा किया कि टीएमसी, एनसीपी और शिवसेना यूपीटी के सांसदों को साथ लाकर सरकार संसद में अपनी संख्या बल को बढ़ाना चाहती है। ये जो भाजपा है ये खरीदो फरोख्त क्यों कर रही है? मतलब कि 20 टीएमसी के सांसद, वो लेजिस्लेटिव पार्टी, कोई नॉर्थ ईस्ट जिस पार्टी को हम जानते भी नहीं है उसके साथ मर्ज करके और पार्लियामेंट में बैठने लगे। अभी स्पीकर साहब का फैसला नहीं आया कि किस तरह से उनको पार्लियामेंट में बिठाया जाएगा। 20 तो ये हो गए। फिर सुना है कि एनसीपी के कुछ लोग भी इन्होंने अपने पक्ष में कर लिए हैं। 9 में से 7 लोग आपके भी इनके पक्ष में हो गए। शिवसेना के लोग भी कुछ पक्ष में हो गए।
इसके बारे में सोच यह है कि किसी तरीके से इनको 2/3 संसद में बहुमत मिल जाए। इस बार संसद का गणित पहले से काफी बदल चुका है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में पहले जैसी एकजुटता नहीं दिख रही है। कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने सरकार के प्रस्तावों पर खुला विरोध करने के बजाय ड्राफ्ट देखने के बाद फैसला लेने की बात कही है, जिससे साफ है कि इस बार सरकार से ज्यादा चुनौती विपक्ष के सामने खुद को एकजुट रखने की होगी। मॉनसून सत्र में टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों के बैठने के लिए अलग इंतजाम हो गया है। आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में भी उन्हें बुलाया गया है। तो अब अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के बागियों को खुली चुनौती देने की कोशिश की। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर बागी ममता बनर्जी के पास वापस लौटते हैं तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर सब बागी वापस आ जाए तो वो 1 घंटे में ही इस्तीफा दे देंगे। अगर किसी को मेरे से दिक्कत है, मैं तो चुनौती देता हूं। भाई 60 एमएलए गए हैं, कुछ लोग गए, 20 एमपी गए, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप लौट के आओ ममता बनर्जी के पास, 24 घंटे के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आप लौट के आओ, 24 घंटे के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे देता हूं। 24 घंटा, चलो 24 घंटा छोड़ दो, 1 घंटा मिलेगा और कम करता हूं। आप आओ, आप यही कह रहे हो ना अभिषेक बनर्जी छोड़ देगा, आप यही कह रहे हो अभिषेक बनर्जी छोड़ देगा, हम सब आ जाएंगे। आप आ जाओ, 3 बजे आ जाओ, मैं 4 बजे छोड़ देता हूं। अभिषेक बनर्जी के इस चैलेंज पर बीजेपी नेताओं ने तंज किया। बीजेपी का कहना है कि 1 घंटा नहीं, कई घंटे भी मिलेंगे तब भी अभिषेक पद नहीं छोड़ेंगे। तो अभिषेक बनर्जी 1 घंटा के बाद तो छोड़ दीजिए, उनको 10 घंटा समय दीजिएगा। वो ममता बनर्जी बोल रही ना कि बाघेर मोमतु लड़ते, बाघ की तरह लड़ रहा है, वो सियार की तरह भी दिखाई नहीं दे रहा, बाघ की तरह क्या लड़ेगा। जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो अलग है, लेकिन ये जो टाइगर का बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये टाइगर जैसा सजा देते हैं इसको, जैसा हम लोग कोई बिल्ली को भी सजा देंगे ना टाइगर जैसा करके ऊपर में, ऐसा ही टाइगर है। क्योंकि ये लोग का जो बात करने का टाइगर, जो रॉयल बंगाल टाइगर है, ये हम लोगों का बंगाल का मान सम्मान, बंगाल का एक अहंकार है। लेकिन ये जो टाइगर है, जो ममता बनर्जी का जो टाइगर है, ये हमारे लिए तो बहुत मतलब दुख की बात है कि ऐसा टाइगर भी हमारा पश्चिम बंगाल में है, और अनुब्रत मंडल भी ऐसा टाइगर भी हम लोग का इधर पे है। तो ये तो हम लोग का दुख का बात है कि पश्चिम बंगाल में जो एक्चुअल रॉयल बंगाल टाइगर है उसका अलग ही होता है। तो ये लोग बिल्ली जैसा टाइगर है, और ये लोग अभी पूरा देश देख रहा है कैसा टाइगर है। खबर राजस्थान के दौसा से है, जहां एक सड़क हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर आई है। चंद सेकंड के फासले से बाइक सवार की मौत टल गई। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। हाईवे पर दौड़ रहा एक ट्रक अचानक बेकाबू हो गया और बेकाबू होकर सड़क के किनारे कच्ची जमीन की तरफ मुड़ गया। इस दौरान साइड से गुजर रहा एक बाइक सवार इस बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से बस बाल बच गया। ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर को आप देख के कहेंगे कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये ट्रक के बाईं तरफ था और ये बहुत ही खतरनाक था। बाईं तरफ से वैसे भी ओवरटेक करने से लोगों को मना किया जाता है कि बाईं तरफ से ओवरटेक नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बाईं तरफ से देखिए और ट्रक कैसे बेकाबू होता हुआ मिट्टी वाले इलाके में घुस जाता है और फिर भी बाइक सवार बच जाता है। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां दबंगों का उत्पात देखने को मिला है। यहां दबंगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें दबंग एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये वारदात 12 जुलाई की रात करीब 9:15 बजे की है, जब पीड़ित युवक अपनी दुकान के पीछे गोपाल जैरी के पास दूध लेने गया था। तभी पहले से घात लगाए बैठे सौरभ, सचिन, राहुल और आयुष नाम के 4 दबंगों ने उस पर लोहे के कड़े और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों ने उसे बेरहमी से पीटा, घसीटते हुए उसकी दुकान तक उसे ले गए और उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया और जेब से 2500 रुपए भी लूट लिए। लहूलुहान हालत में दीपक को उसका भाई नगर चौकी लेकर गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। वहीं पीड़ित परिवार ने इंसाफ की भी अब गुहार लगाई है। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से है, जहां दक्षिण नारायणपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में एक घर में धमाके से हड़कंप मच गया। यह धमाका शुक्रवार रात करीब 8:05 पर हुआ। घर में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा था और उसमें ये तस्वीरें कैद हुई। सीसीटीवी की तस्वीर में घर में धमाके से कुछ मिनट पहले एक शख्स घर के अंदर
थैले में कुछ लेकर आता हुआ दिखता है और उसके घर से निकलने के कुछ ही देर के बाद धमाका हो जाता है। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने हाल ही में ये घर किराए पर लिया था। शुक्रवार रात करीब 8 बजे वो एक बैग लेकर घर में घुसा और उसके लौटते ही घर के अंदर धमाका हो गया और धमाके में एक शख्स घायल हुआ है। शुरुआती जांच में ये देसी बम का धमाका बताया जा रहा है। हुआ यही था, दो तीन दिन पहले हम लोग पाड़ा एक तो है लड़का, वो आया था एक किराएदार को लेकर के। वो 2 दिन हुआ, कल तीसरा दिन था। वो 2 दिन हुआ था लेते हुए घर। वो आता था नहीं रहने के लिए, सिर्फ ये लड़का को और एक लड़का था, उसका हाथ से एक बैग भेजा, बोला घर में इसमें खाना है, तुम ले आके रख दो, हम 10 मिनट के अंदर आ रहे। वो लड़का निकल करके बाहर में थोड़ा सा बैठा, 5 मिनट से 6 मिनट हुआ, बम ब्लास्ट हो गया। मेरा हस्बैंड घर में थे, अच्छा हुआ कि मेरा बच्चा नहीं था। मेरा सामान वामान इंजर्ड हुआ तो हुआ, मगर अगर फैमिली बाड़ी में बाय चांस अगर पूरा तीनों बम फटता तो क्या होता बताइए। आपने कितने बम मिले अभी तक? दो मिले हैं। तो ये क्या अभी डेट है क्या लाइव? ये बोल नहीं सकते, अभी लेके गए हैं, जेहेतु ये मोहल्ला है, यहाँ से लेके देखा जाएगा क्या कोई भी इस घटने में कोई अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में कुछ बोल नहीं सकते, रिवील नहीं। तो ये पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ये हादसा हुआ, जहां एक घर के अंदर धमाका हुआ और इसमें एक शख्स जख्मी हुआ। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर अब निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की है। अखाड़े ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि ट्रस्ट को सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया जाए और उसकी वित्तीय लेन देन का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। वहीं चढ़ावा चोरी के 2 आरोपी टिन्नू यादव और मनीष यादव की पुलिस रिमांड का आज दूसरा दिन है। टिन्नू और मनीष को पुलिस ने शनिवार को 39 घंटे की रिमांड पर लिया था। राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में सीईओ की बहाली के फैसले पर अमल जारी है और सीईओ पद के लिए 2300 आवेदन भी आ चुके हैं, जिनकी जांच अब की जा रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर अयोध्या पुलिस चोरी के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से रिमांड में पूछताछ कर रही है। मंदिर में हुई चोरी को लेकर चाचा भतीजे की जोड़ी से सवाल पर सवाल हो रहे हैं, तो वहीं मंदिर में एसआईटी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है। इन सबके बीच इस मामले में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। मंदिर की छवि खराब होने और ट्रस्ट के गैर पेशेवर रखरखाव के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की है। अखाड़े ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि राम मंदिर ट्रस्ट को सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया जाए और उसके वित्तीय लेन देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। इस याचिका में कहा गया है कि वर्तमान ट्रस्ट के गठन और उसके कामकाज में पारदर्शिता की कमी है। निर्मोही अखाड़े का आरोप है कि मंदिर निर्माण और उससे जुड़े आर्थिक मामलों की स्वतंत्र जांच जरूरी है, इसलिए ट्रस्ट के आय व्यय और फंड के इस्तेमाल का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। इसके साथ ही अखाड़े ने ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग करते हुए कहा है कि इसमें सभी संबंधित पक्षों और पारंपरिक धार्मिक संस्थाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि मंदिर का प्रबंधन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से हो सके। अब इस मामले में एससी के सामने सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। हालांकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसकी अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। इसी दिन एसआईटी भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस देकर जवाब मांगा था। इधर चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल में बंद सभी 8 आरोपियों पर पुलिस का एक्शन जारी है। बारी बारी से आरोपियों को रिमांड पर लेकर अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव शनिवार से 39 घंटे की पुलिस रिमांड पर हैं। कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार सुबह पुलिस ने दोनों को जेल में अपनी कस्टडी में लिया और इससे दिन भर पूछताछ की। आज भी इन दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी रहेगी। पुलिस चाचा भतीजे की इस जोड़ी से चढ़ावा चोरी से जुड़े अहम सबूत और सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। साथ ही बाकी आरोपियों के बयान और उनसे मिले सबूतों का भी मिलान कर रही है।
राम मंदिर दानपाट चोरी के आरोप के मामले में टिन्नू यादव और उनके भतीजे मनीष यादव की कस्टडी रिमांड हो चुकी है। मेडिकल चेकअप कराने के बाद अब उन दोनों से एसओजी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है कि टिन्नू यादव और मनीष यादव से बकायदा आज पूछताछ की जा रही है। क्या निकल कर सामने आया, लेकिन ये देखने की बात होगी टिन्नू यादव का रसूख कितना था कि वो चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था और राम मंदिर में सेवादारी करता था। टिन्नू यादव के फोन से ही तमाम कार्य संचालित हो रहे थे। टिन्नू यादव के साथ जो उनका भतीजा मनीष यादव है वो लगातार टिन्नू यादव के साथ में भागीदारी में रहता था, उससे भी पूछताछ चल रही है। एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक्शन जारी है तो वही मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ की तलाश की प्रक्रिया तेज कर दी है। सीईओ पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई तय की गई थी। इस पद के लिए अब तक करीब 2300 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी सामने नहीं आए। अब इन आवेदनों की जांच और पात्र कैंडिडेट को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीईओ की तलाश के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति ने आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को लगाया है। सभी एप्लीकेशन की जांच और अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार करने के बाद चयन समिति अंतिम चरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। 6 जुलाई को हुई मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में सीईओ की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावरे को जिम्मेदारी दी गई थी। ये समिति 3 नाम की लिस्ट ट्रस्ट को सौंपेगी, जिनमें से एक उम्मीदवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया सीईओ नियुक्त किया जाएगा। ट्रस्ट का मानना है कि इस नियुक्ति से मंदिर परिसर के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और भविष्य की परियोजनाओं के संचालन को नई दिशा मिलेगी। इधर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी से महाराष्ट्र तक सियासत जारी है। यूपी में समाजवादी पार्टी तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। शनिवार को नागपुर पहुंचे उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा मंत्र का जाप किया और फिर चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे। भाजपा की सरकार ने जो ट्रस्टीज को ट्रस्ट बोर्ड पे लाया था, उन्होंने राम मंदिर की चोरी की है। ये तो पूरे देश देख रहे हैं और सारे हिंदू ये देख रहे हैं कि भाजपा ने कैसे, और भाजपा के जो ट्रस्टी है उन्होंने कैसे राम मंदिर को लूटा है। उसके खिलाफ सारे हिंदू रास्ते पे आए, सारे राम भक्त रास्ते पे आए। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी और पुलिस की जांच के साथ ट्रस्ट के एक्शन से एक तरफ जहां दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इन कदमों से राम मंदिर में भक्तों की आस्था वापस लाने की कोशिशें भी जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल को 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। शनिवार को संभल के बहजोई पहुंचे सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अलग अलग विभागों की योजनाओं की जानकारी ली। सीएम योगी की सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम ने इंटीग्रेटेड मुख्यालय भवन परिसर में आयोजित जनसभा के दौरान संभल के विकास पर जोर देते हुए कहा कि अब संभल में तुर्कई नहीं चलेगी, हरिहर भगवान की मर्जी से काम होगा। तो क्या 17 के पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। जो अभी भी अपने को बाबर की संतान समझता है, तो मान करके चलिए कि अब भारत के अंदर ये भारत, नया भारत गुलामी की मानसिकता में जीने वाला नहीं है और गुलामी की मानसिकता को मानने वाला भी नहीं है। उन सबको मैं कहूंगा कि अपनी मानसिकता को दुरुस्त करो। भारत के अंदर रहना है तो भारत के अंदर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को सम्मान देना सीखो। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी और भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी,
यह अगर किसी ने करने का दुस्साहस किया तो ये डबल इंजन की सरकार इसको कतई स्वीकार नहीं करेगी। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब अभिषेक बनर्जी के अवैध ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये कार्रवाई साउथ 24 परगना के आमतला में हुई है। शनिवार को 3 बुलडोजर की मदद से 5 मंजिला दफ्तर को गिराने का काम शुरू हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच बिल्डिंग को गिराया गया। नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी के ऑफिस को अवैध करार दिया था और कई नोटिस देने के बाद भी अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद नगर निगम ने इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। टीएमसी जहां अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन को बदले की कार्रवाई बता रही है, तो वहीं बंगाल सरकार और बीजेपी इससे नियम के मुताबिक हुई कार्रवाई कह रहा है। बीजेपी का कहना है कि नगर निगम ने इस बिल्डिंग को अवैध करार दिया, जिसके बाद बिल्डिंग को गिरा दिया गया। नया पश्चिम बंगाल में जो सरकार बना, ये सारे अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को तोड़ रहे हैं। वो कौन लीगल है कि नहीं है, ये तो इसके लिए न्यायालय है, वहां जाकर बोलिए। सरकार जो निर्णय लिया वो सोच समझ के लिया, दस्तावेज के ऊपर निगरानी करके लिया। तो अभी गलत है तो उसके लिए कोर्ट की दरवाजा खुला हुआ है। क्योंकि इलीगल आप एक सांसद हो के प्रतिनिधि हो, उसके बाद भी सब जानने के बाद भी, संविधान कानून सब जानने के बाद भी आप लोग सरकार में थे। कैसे आप लोग ये इलीगल जगह में आप लोग पार्टी ऑफिस बना लिया था? देखिए, जो हो गया टीएमसी के सरकार में 15 साल में हो गया है। अभी वो करप्शन नहीं चलेगा इस सरकार में। तो इस सरकार जहां पे करप्शन है वहीं पे भी इस लोगों को तोड़ रहा है। जनता अभी देख रहा है कि सरकार जो संकल्प लिया था भ्रष्टाचार के विरुद्ध में सरकार है, अभी वही काम कर रहा है। देखिए, अभिषेक बनर्जी का पार्टी ऑफिस इलीगल था और इलीगल काम को तोड़ा जा रहा है। ये तो ममता की सरकार नहीं है, ये सरकार कानून के तहत चल रही है और कानून के तहत जो भी होगा वो किया जाएगा, चाहे वो किसी के साथ भी हो। मॉनसून की तेज रफ्तार का असर अब पहाड़ी राज्यों पर भी देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से नाले में अचानक सैलाब आ गया। आईटीबीपी कैंप के पास बादल फटने की इस घटना के बाद बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से बहकर नीचे की ओर आने लगे। भारी मात्रा में आए मलबे के कारण सांगला छितकुल रोड पूरी तरीके से डैमेज हो गया। तो इधर आज से 23 जुलाई तक आईएमडी ने देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो जम्मू कश्मीर में बारिश का रेड अलर्ट है, जिसके बाद अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बारिश ने पिछले 93 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारी बारिश के कारण शहर में जगह जगह जलभराव देखा गया है। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीती शाम हुई बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में जलभराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। और अब ये जम्मू के उधमपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश की ये अब हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहाड़ों के ज़्यादातर इलाकों में इस वक्त ज़बरदस्त बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से कहीं लैंडस्लाइड, कहीं नदियां नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना है। ये रास्ता जहाँ से छिटकुल जाते हैं, पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। मानसून की मार से धड़कते पहाड़ और बादल फटने के बाद मचे हाहाकार का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर का है। जहां मस्तरंग क्षेत्र में बादल फटने से गार्गी नाले में अचानक सैलाब आ गया। आईटीबीपी कैंप के पास बादल फटने की इस घटना के बाद सैलाब उमड़ पड़ा। बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से बहकर नीचे की ओर आने लगे। भारी मात्रा में आए मलबे के सामने जो कुछ भी आया वो सैलाब की भेंट चढ़ गया। गनीमत रही कि अभी तक इस हादसे में जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन फ्लैश फ्लड के साथ आए मलबे में दबकर सांगला छितकुल रोड पूरी तरह डैमेज हो गया।
जिससे छितकुल की ओर जाने वाले सैलानी फंस गए। सड़क में पूरा दलदल आ चुका है। यहाँ देखिए, प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पर्यटकों से मस्तरंग के पास सावधानी बरतने की अपील की है। कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। और किन्नौर जिले में जो है हाल के बारिशों में एक छोटा बेली ब्रिज था समला घाटी में, वो जो है ढह गया। उसके लिए तुरंत काम चला हुआ है। साथ में एक नेशनल हाईवे 5 पर भी बेली ब्रिज था, वो जो है ओवरलोडेड गाड़ी जाने से उसका नुकसान हुआ है। ब्रिज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। उधर भी जो है उसको रिपेयर दोबारा से रीलॉन्च करने के लिए मटेरियल वहां ब्रिज का पहुंच गया है, काम शुरू कर दिया। किन्नौर का ये हाहाकारी वीडियो बता रहा है कि मानसून की मार झेल रहे पहाड़ पर सैलाब किस कदर उमड़ रहे हैं। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तक पहाड़ पर भारी बारिश का अलर्ट है। राजौरी और उधमपुर में भी कल शाम से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। तो मानसून के बीच उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक लगा दिया गया है। वहीं वैष्णो देवी यात्रा को भी खराब मौसम की वजह से रोकना पड़ा है। उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके तक बारिश का दौर जारी है। हरिद्वार में भी शनिवार शाम भारी बारिश हुई, जिससे शहर के निचले इलाके में जलभराव हो गया। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश के अलर्ट के बीच आज जम्मू कश्मीर की दोनों बड़ी धार्मिक यात्राएं रोक दी गई। जम्मू कश्मीर में आईएमडी ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग ने 19 से 23 जुलाई के बीच पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से लेकर भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जिसके बाद अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो यात्रा से जुड़े अपडेट के लिए केवल आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करें। मौसम में सुधार और फिर हालात की समीक्षा के बाद यात्रा को फिर से शुरू करने की जानकारी दी जाएगी। इधर अमरनाथ यात्रा को भी पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से आज रोका गया है। पहाड़ों पर अलर्ट है तो मुंबई में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि गर्मी से परेशान दिल्ली वाले एक बार फिर से बारिश का इंतजार कर रहे हैं।